मेरा ये मानना है कि स्ट्रगल्स जिंदगी में नहीं होंगे तो कोई भी स्टोरी हिट नहीं होती। और फिर मैंने ठान लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो घर वाले सपोर्ट करे या ना करे, कोई भी सपोर्ट ना करे, बट अब मुझे ये जंग लड़ना है। अब मुझे हार नहीं मानना है, किसी भी हालात में मुझे अब पीछे नहीं हटना है। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि बुलंद उड़ान संस्था आपने शुरू करने का कैसे सोचा और आपको उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जब मैं अपने घर वापस आ गई थी तो वापस आने के बाद नॉर्मल स्कूल में जाने लग गई। उसके बाद में क्योंकि बच्चा है थोड़ा थोड़ा भूल जाता है चीजें, थोड़ा थोड़ा मैं भूलने लगी। फिर उसके बाद में कुछ ऐसा होने लगा, मैं क्लास की हमेशा मॉनिटर रही हूँ स्कूल में। तो जब कोई बच्चे होमवर्क नहीं करके आते थे और उनको टीचर्स जो है वो बोलते थे कि क्यों नहीं होमवर्क करके आते, थोड़ा सुनाते थे। अभी तो उतना पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलता, पहले थोड़ा बहुत पनिशमेंट मिल जाता था। तो जब पनिशमेंट मिलती थी तो मैंने एक बार कुछ लड़कियों से कहा कि तुम्हें मार खाने में मजा आता है क्या, होमवर्क क्यों नहीं करके आती हो? तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले पूरा छूट देते हैं, घर का तुम्हें काम कुछ करना नहीं होता, तुम्हें सिर्फ होमवर्क काम करना होता है इसलिए तुम करके आ जाती हो। लेकिन हमारी जर्नी वैसी नहीं है, हमारी जर्नी अलग है। हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, सारा घर का काम करना पड़ता है। हमारे माता पिता ने दूसरों की खेती ठेके पे ले रखी है घर गुजारा करने के लिए, और मम्मी पापा दोनों वहां चले जाते हैं, हमें ही सारा घर का काम करना पड़ता है, रोटी सब कुछ। और इस बीच हमें पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता। जब हम घर जाते हैं तब पशु हमारा वेट कर रहे होते हैं कि कब हम उनको खाना दें, उनको नहलाए धुलाए। पूरा दिन बीत जाता है, हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। और यदि तुम्हें ज्यादा ही बात आती है तो हमारे घर वालों को जाके समझाओ कि हमें पढ़ने दे, हमें लेक्चर मत दो। जब ये बातें उन्होंने हमें बोली ना, तो यहीं से शुरुआत हुई मेरी बुलंद उड़ान ऑर्गेनाइजेशन की। क्योंकि मेरे को उसके बाद ना नींद नहीं आई। जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं ना कि फ्लैशबैक होता रहती है चीजों के बारे में, तो मेरे बार बार माइंड में भी ना ये चीजें आ रही थी कि जाके हमारे घर वालों को समझाओ, हमें मत समझाओ। फिर जो चीज मेरे साथ 20-21 दिन में हुई थी रिश्तेदार के यहाँ, वो सारी बातें मुझे एक एक दर्द मुझे याद आया। और फिर मुझे लगा कि अरे मैं तो किसी और के यहाँ गई थी और ये सब सहन करके घर आई हूँ। इन लोगों के साथ तो मतलब जो घर का काम है या चाइल्ड लेबर है या जो भी चीजें हैं, वो सारा इनके घर पे ही हो रहा है और इनको पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा। तो कितना गलत हो रहा है। तो हम मुझे इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। तो ये लोग कहाँ भाग कर जाए, मैं भाग कर आ गई रिश्तेदारी से, ये लोग कहाँ जाए। तो इस चीज से मैंने ठान लिया, मैं उनके घर भी गई, मैंने उनकी फैमिली से भी बात किया, एक बार नहीं दो बार नहीं, बहुत बार स्ट्रगल हुई चीजें। और उसके बाद में धीरे धीरे वो लोग समझने लगे और बच्चों के पीटीएम पर भी आने लगे, ताकि उनको बच्चों के रिजल्ट्स भी पता लगने लगे कि बच्चे उनके पीछे जा रहे हैं। तो उन्होंने बच्चों पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, बच्चों को टाइम देना स्टार्ट कर दिया पढ़ने के लिए, और उनके रिजल्ट्स भी इम्प्रूव हुए। तो मेरी जो बुलंद उड़ान की शुरुआत है वो यहीं से हुई है। और इसके अंदर मैं एक और मेंशन करना चाहूंगी, सेव द चिल्ड्रन का। जी हाँ, सेव द चिल्ड्रन का भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे बुलंद उड़ान की शुरुआत में। उनका एक चाइल्ड सर्वाइवल इंडिया करके एक प्रोजेक्ट 4 साल का हरियाणा में चल रहा था। और उस प्रोजेक्ट के तहत जो है डीए की पोस्ट दी हुई थी, और महेंद्र सर और सुनीता मैम दोनों को डीए की पोस्ट दी हुई थी। उनके पास 4-4 गांव होते थे। तो उस सेव द चिल्ड्रन के प्रोजेक्ट में ना 24 बच्चों का ग्रुप बनाना होता था और उनको चाइल्ड राइट्स समझाने होते थे कि बच्चों के अधिकार क्या हैं ये वो। तो जब उनका हमारे गांव में ग्रुप बना और जब वीडियो वैन शो हुआ गांव के अंदर, और हमें पता चला कि बच्चों के क्या अधिकार होते हैं, जब वहां पे वॉयलेंस, एजुकेशन, सेक्सुअल हरासमेंट और ये सब सारी बातों के बारे में जब वीडियो वैन शो में देखा, तब मुझे लगा कि अरे जो ये चीजें ये दिखा रहे हैं, समझा रहे, ये चीजें तो मेरे साथ हो चुकी है। बट उतनी मेरे में उस टाइम हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको किसी को बता पाऊं उस स्टोरी को। लेकिन मैंने अंदर ही अंदर मुझे पता चल चुका था कि ये सारी चीजें मेरे साथ हो चुकी है। तो ये तो क्राइम किया है उन लोगों ने। तो पहले क्या होता था कि ऐसा होता था कि एक लड़कियां पैदा ही सबको खुश करने के लिए होती है, ये वर्ड सुनने को मिला था वहां पे हर बार। फिर मुझे पता चला कि कानूनी गलत है। तो मुझे और ज्यादा हिम्मत आई इस काम को करने के लिए। और फिर मैंने ठान लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो घर वाले सपोर्ट करे या ना करे, कोई भी सपोर्ट ना करे, बट अब मुझे ये जंग लड़ना है।
अब मुझे हार नहीं मानना है, किसी भी हालात में मुझे अब पीछे नहीं हटना है। और ये मैंने ठान लिया, और इसी तरीके से जो है बुलंद उड़ान की शुरुआत हुई। अंजू जी, जब आपने बुलंद उड़ान की नींव रखी तो वह शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? यथार्थ आपने काफी अच्छा सवाल पूछा। बुलंद उड़ान की शुरुआत में बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी कि 2 साल तक मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, कि मैं कोई समाज सेवा कर रही हूँ या मैं किसी के, क्योंकि मैं उस टाइम 9-10 साल की थी, तो मुझे क्या ही पता होगा कि समाज सेवा क्या होती है, संस्था क्या होती है। मैं तो बस जो दिल में आ रहा था, जो चीजें समझ में आ रही थी, मैं करे जा रही थी। मुझे तो कुछ नहीं, गाँव में तो नहीं उतना होता संस्था वगैरह का चीजों का, तो मैं करे जा रही थी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, क्योंकि गांव के अंदर आज तो कुछ चीजें सुधर चुकी है, लेकिन उस टाइम तो गांव में लड़कियों को घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था। किसी से बोलना, किसी से कुछ भी करना मतलब अलाउड ही नहीं होता था। उस टाइम पे मैं घर वालों से 2 साल तक झूठ बोलती थी कि मैं ग्रुप स्टडी कर रही हूँ, मैं पढ़ाई के लिए इधर उधर हूँ, लेकिन मैं लोगों को समझा रही होती थी पढ़ाई के लिए। मैं सर्वे करने जा रही होती थी कि कौन बच्चे ड्रॉप आउट है, क्योंकि उस टाइम गांव में क्या होता है कि नरमा चुगाई का सीजन चलता है, और नरमा चुगाई के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं उनको 1 दिन 2 दिन ऐसे ड्रॉप आउट वो लोग हो जाते हैं। नरमा चुगाई के लिए उनको लेकर जाते हैं, कॉटन प्लगिंग के लिए। एंड उसके बाद बच्चों को इंटरेस्ट आने लग जाता है, क्योंकि उनको पैसे थोड़े हाथ में आने लग जाते हैं, तो बच्चे धीरे धीरे करके 2-4 दिन से धीरे धीरे करके वो छोड़ते जाते हैं स्कूल। तो वो ऐसे ही करके ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। तो उस टाइम मैं उन बच्चों को समझाने जाती थी। तो कोई भी लेडी मुझे देखती थी कि मैं किसी गली में कहीं से गुजर रही हूँ, तो वो मेरी मम्मी को जो है आकर मेरी शिकायत करती थी कि तुम्हारी बेटी गलियों में घूम रही है। और मेरी मम्मी फिर मुझे बहुत ज्यादा डांट लगाती थी, क्योंकि एक माँ भी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी के बारे में गलत गलत बातें हों। तो उन्होंने मुझे बहुत डांटती थी, मैं बहुत बार रोकर सोती थी। और मैंने एक चीज तो ठान ही लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे रुकना नहीं है। गांव में इतनी स्ट्रगल, इतनी चैलेंजेस हुए हैं, अपने ही घर के लोगों ने मुझे बहुत स्टार्टिंग में उनको उनको चीजें नहीं समझ में आती थी। वो मुझे बहुत बोलते थे कि मैं अब बाहर, घर से बाहर ना जाऊं, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं। बहुत सारी चीजें आती थी। मैंने फिर भी, चाहे भाई हैं या हर किसी ने, बहुत मुश्किलों से जो है मैं निकली हूँ। तो गांव के अंदर सबसे पहले तो होता है ना कि गांव के अंदर ही मुश्किल होती है, अपने घर और गांव के अंदर से निकलना सबसे मुश्किल वही होता है। तो हर तरीके से ताने मिलते थे, और रो रो कर ही मेरा सोना होता था। और 2 साल तक मैंने इस जर्नी के बारे में बिल्कुल भी किसी को नहीं बताया। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे मेरे फादर को जो है एक टेडेक्स टॉक के मंच से ही उनको पता चला था कि उनकी बेटी क्या कर रही है, जब मैंने टेड टॉक पुणे में दिया था। तो स्ट्रगल की तो अब बात मत ही करो, बहुत लंबी लिस्ट है यथार्थ। स्ट्रगल्स तो मैं तो मेरा ये मानना है कि स्ट्रगल्स जिंदगी में नहीं होंगे तो कोई भी स्टोरी हिट नहीं होती। इसलिए स्ट्रगल जितने ज्यादा होंगे ना, स्टोरी उतनी ही हिट होगी। और मुझे तो मजा आता है जितने भी स्ट्रगल्स मेरी लाइफ में आते हैं। अब तो उनके साथ डील करना आ गया है, बट कभी भी हिम्मत नहीं हारी, बस खुद पर एक भरोसा था, बस चलती गई। और जो भी स्ट्रगल्स आए उनको फेस करती रही। तो ज्यादातर लड़की पैदा हो गई है गांव में, सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही होता है कि लड़की के लिए सरवाइव करना, ऊपर से समाज सेवा करना, गलियों में जाना, लोगों के घर जाना, ये बहुत बड़ी बात जो है होती थी वहां पे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा व्याख्या भी हुआ हो जो संस्था के सफर के दौरान हुआ हो और जो काफी मजेदार था और आपको काफी हंसी आई हो उससे, या काफी हंसाया हो उस व्याख्या ने आपको? अच्छा हाँ, वैसे तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, लेकिन एक मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक दिन क्या हुआ था, मेरी एक दोस्त की ही स्कूटी थी सेकंड हैंड, और हम लोग एक केस के लिए गए थे। एक लड़की थी 16 साल की, तो उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था, तो उसको मोटिवेट करके उसके बाद में उसको हम स्कूल में छोड़कर आए थे।
तो हम 3 लोग थे। हालांकि अब आप सब लोग ये मत बोलेगा कि एक स्कूटी पे 3 अलाउड नहीं है। उस टाइम संसाधनों की कमी थी और बहुत मुश्किलों से हम जैसे तैसे चीजों को मैनेज करते थे। तो उस टाइम वो स्कूटी सेकंड हैंड थी। तो जब हम लोग वापिस आ रहे थे काम करके, तो लगभग करीबन आई थिंक 8 किलोमीटर के आसपास जो है हमारा जो घर रह गया था। आते रिटर्न होते टाइम 8 किलोमीटर बचा हुआ था, 8 से 9 किलोमीटर। स्कूटी के टायर का पता नहीं क्या जो है स्क्रू निकल गया या क्या उसके साथ हो गया। उसके बाद में वो स्कूटी का टायर ही निकल गया और उसके बाद में हम लोगों को स्कूटी खड़ा करना पड़ा। एंड उस टाइम हम तीनों के पास पैसे नहीं थे। मेरे पास जो थोड़ा बहुत 10-20 रुपए होते थे उस टाइम, वो मैं जो घर भूल गई थी, क्योंकि सोचा था कि स्कूटी में तेल है ही, सिर्फ जाकर ही आना है। ठीक है, तो उन दोनों के पास भी नहीं थे। हम लोग स्टूडेंट्स ही थे उस टाइम, मतलब यही मान लो आप 7th 8th क्लास 9th क्लास, मतलब 9th 10th ऐसे ही मान लो। तो स्टूडेंट्स ही थे, छोटे बच्चे ही थे उस टाइम। तो पैसे नहीं थे और बस का किराया भी 10 रुपए 20 रुपए ऐसा करके लगता है और हम लोगों के पास नहीं थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों के पास आई थिंक 10 रुपए थे किसी के पास में, बट उससे काम नहीं चलने वाला था तीनों लोगों का। तो हम लोगों ने पैदल चलने की ठान ली। और इतनी गर्मी थी उस टाइम, आई थिंक वो जुलाई के आसपास का टाइम होगा। तो इतनी ज्यादा गर्मी उस टाइम चल रही थी और हम लोगों ने पैदल चलने का ठान लिया और पैदल चलते गए। उसके बाद में जो 10 रुपए थे उसका हम लोगों ने गन्ना खरीद लिया, शुगर कैन। और हम लोग खाते, हमने सोचा कि चलो उससे हम लोग थोड़ा बहुत हमारा हौसला बढ़ेगा, खाते पीते चलेंगे। एंड एक टाइम ऐसा आया कि जो मेरी एक फ्रेंड थी, तो उनको ऐसा होने लगा कि चक्कर ही आने वाला है। ऐसा सिचुएशन आ गया था उस टाइम। तो मुझे लगा कि अब शायद हम लोग तो 2 चल भी ले, लेकिन अब तीसरी को चक्कर आने वाला है, तो हमें कोई ना कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। कोई गाड़ी रोकना पड़ेगा या कुछ तो हमें व्हीकल लेना पड़ेगा घर पहुंचने के लिए। तब 3 किलोमीटर के आसपास अभी घर और बचा था। तो उस टाइम क्या हुआ, हंसने वाला वाक्य ये था कि गांव में ही एक बंदा जा रहा था बाइक पे। तो उसने बाइक रोक लिया हम लोगों को देखकर, और वो गांव में ही जा रहा था। तो हमने जैसे उसने रोका, उन कुछ सेकंड में हमने सारे देवताओं को, जितने भी हम भगवान, मतलब मैं बहुत ज्यादा डिवोटी हूँ, शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं बहुत डिवोटी हूँ। तो मैंने और मेरी जो दोनों फ्रेंड्स ने, जितने देवता भगवान होते हैं, हमने सबको धन्यवाद बोल दिया कि अरे भलाई का जमाना होता है, रोक लिया है। और अब इनके साथ कम से कम तीनों नहीं तो 2 लोग तो बैठकर चले ही जाएंगे घर पे। तो जैसे ही उन्होंने बाइक रोका, हमारे पास में लाए और उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, पैदल क्यों चल रही हो। तो हम लोगों ने बोला कि हमारी स्कूटी खराब हो गई है और वो वहां पड़ी है और हमारे पास पैसे नहीं है, तो इसलिए हमें जो है जाना, हम पैदल ही चलना पड़ा, हमारे पास पैसे भी नहीं किराए के लिए, और ये सिचुएशन है हमारे साथ। और इसको थोड़ा चक्कर भी आने आने को हो गया है अभी। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो हम मन ही मन में खुश हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो आराम आराम से आ जाना। इतना बोला और उन्होंने बाइक स्टार्ट करके वो चले गए गाँव में। हम लोगों को बैठाया नहीं उन्होंने, किसी को नहीं बैठाया, मतलब मुझे नहीं, उन दोनों को भी नहीं, किसी को भी नहीं बैठाया। मतलब ये इसको मैं फनी बोलूं क्या बोलूं मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन उसके बाद तो हम हंसते हंसते ही हमारा पूरा जर्नी चला गया। वो भूल गई अपने चक्कर को। एक बार तो बुरा लगा कि अरे ऐसे भी, बट उसके बाद में वो हंसते हंसते ही हमारा पूरी जर्नी, हम लोग 3 किलोमीटर की पहुंच गए हम लोग घर पे। और उसके बाद जो हमें सुकून मिला, जो नींद आई, क्योंकि इतना पैदल चलने के बाद तो कोई इंसान थक ही जाएगा। तो बहुत ज्यादा, तो ये मेरा मजेदार वाकया है जो मैं जब भी याद करती हूँ तो मुझे हमेशा हंसी आती है कि जब वो इंसान नजदीक आकर, अकेला ही था बाइक पे, उसने रोका तो हमें एक उम्मीद जगी। और उसके बाद कहते हैं ना कि निवाला मुंह में आने से मुंह से कोई निवाला निकाल ले, तो वो एक ज्यादा दिक्कत बड़ी बात होती है। तो ये वाकया जब भी सोचते तो बहुत ज्यादा मुझे मजा आता है, मतलब सोच के हंसी आती है। और मैं क्या ही कह सकती हूँ। क्रिमिनल कोई क्राइम कर देता है, कुछ गलत कर देता है, तब उसको पर्दे पे रखा जाता है, उसका मुंह ढक दिया जाता है क्योंकि उसने क्राइम किया है। ठीक है, और वो मुंह छुपा कर रहता है। तो जब लेडी का शादी करना एक क्राइम है,
कि वो शादी कर रही है और सारी उम्र वहां रहेगी, तो क्राइम है कि वो पर्दे के पीछे छुपना पड़े उसको। जिसका फाउंडेशन डे मनाया 2021-22 की बात है, तब हमने ये प्रण ले लिया था कि हम घूंघट प्रथा को हटा देंगे, और मेरी मदर का हमने ऑन स्टेज पूरे गांव के सामने घूंघट हटाया था। मेरी अचीवमेंट मैं सच बताऊं ना तो मेरी अवार्ड्स नहीं है, अवार्ड मेरी अचीवमेंट नहीं है। मेरी अचीवमेंट है उन मासूम चेहरों पर जो खुशी आती है ना, जो स्माइल आती है, वो मेरी अचीवमेंट है।